आज हम कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 3 परमाणु एवं अणु के संपूर्ण रिवीजन नोट्स पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। हमारा लक्ष्य है कि हर एक परिभाषा, हर एक नियम और हर एक उदाहरण को लाइन दर लाइन पढ़ें और उसे आसान भाषा में समझें ताकि सभी कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। बिल्कुल, हम स्रोत सामग्री में दिए गए क्रम का ही पालन करेंगे और हर पेज को कवर करते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा की तैयारी के लिए कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु छूट ना जाए। बहुत बढ़िया। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। चलिए। स्लाइड 1 पर लिखा है अध्याय 3 परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कक्षा 9 विज्ञान एनसीईआरटी, संपूर्ण रिवीजन नोट्स। और नीचे एक परमाणु का चित्र है जिसके केंद्र में न्यूक्लियस है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिखाए गए हैं। साथ में लिखा है ब्रह्मांड की हर चीज इन्हीं कणों से बनी है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, हवा, पानी, मेज, कुर्सी, यहाँ तक कि हम खुद भी, सब कुछ इन्हीं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। हाँ, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ये अध्याय इन्हीं बुनियादी बेसिक कणों के बारे में है। चलिए स्लाइड 2 पर चलते हैं। यहाँ हेडिंग है परमाणु का इतिहास, भारतीय और ग्रीक विचार। इसमें 2 भाग हैं। पहला, भारतीय दर्शन 500 ईसा पूर्व, महर्षि कणाद। यदि हम पदार्थ द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो अंत में ऐसे कण मिलेंगे जिन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। इन्हें परमाणु कहा। तो यहाँ ये बताया गया है कि बहुत पहले भारत में महर्षि कणाद ने ये विचार दिया था कि किसी भी चीज को तोड़ते तोड़ते एक ऐसा सबसे छोटा कण मिलेगा जो और नहीं टूट सकता। बिल्कुल, और उसे उन्होंने परमाणु नाम दिया। और आगे लिखा है पकुधा कात्यायन। ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। हाँ, पकुधा कात्यायन ने कहा कि ये परमाणु अक्सर अकेले नहीं रहते बल्कि जुड़कर रहते हैं और इसी से हमें अलग अलग तरह के पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, अब स्लाइड का दूसरा भाग है ग्रीक दर्शन, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। इन अविभाज्य कणों को एटम अर्थात अविभाज्य कहा। तो ठीक उसी तरह ग्रीस में भी दार्शनिकों ने यही सोचा था। उन्होंने उस सबसे छोटे कण को एटम कहा, जिसका ग्रीक भाषा में मतलब ही होता है जिसे काटा ना जा सके। तो ये विचार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगभग एक ही समय पर विकसित हुआ था। हाँ, जो कि एक बहुत दिलचस्प बात है। अगली स्लाइड 3, हेडिंग है रासायनिक संयोजन के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एंटोनी एल लवाजिए और जोसेफ एल प्राउस ने 2 महत्वपूर्ण नियम स्थापित किए। और ये 2 नियम रसायन विज्ञान की नींव है। चित्र में एक तरफ तराजू और दूसरी तरफ एक बीकर में हो रही रासायनिक क्रिया दिखाई गई है। जी, ये नियम हमें बताते हैं कि जब कोई भी रासायनिक क्रिया होती है तो पदार्थ किन नियमों का पालन करते हैं। इसमें 2 नियम दिए गए हैं। नियम 1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा नियम 2 स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक, पहला नियम द्रव्यमान यानी वजन से जुड़ा है और दूसरा नियम यौगिकों में तत्वों के अनुपात से। चलिए पहले नियम को विस्तार से देखते हैं। स्लाइड 4, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके। यहाँ एक परिभाषा दी गई है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, डिस्ट्रक्शन। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। साथ में क्रियाकलाप 3.1 का चित्र है। इसमें एक शंक्वाकार फ्लास्क दिखाया गया है। हाँ, जिसके ऊपर कॉर्क लगा है और धागे से एक छोटी परखनली लटकी हुई है। फ्लास्क में Y का विलयन है और परखनली में X का विलयन। यहाँ लिखा है प्रयोग, एक शंक्वाकार फ्लास्क में X और Y रसायनों के विलयन को अलग अलग रखकर तौलें। ठीक है, तो पहले हमने वजन ले लिया। फिर प्रक्रिया, उन्हें मिश्रित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। और निष्कर्ष, अभिक्रिया के बाद भी फ्लास्क का कुल द्रव्यमान बदलता नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का जो कुल वजन था, अभिक्रिया के बाद बने उत्पादों का कुल वजन भी ठीक उतना ही होगा। कुछ भी कम या ज्यादा नहीं होता। बिल्कुल, कुछ भी गायब नहीं होता, ना ही कहीं से पैदा होता है। ठीक है, अब स्लाइड 5, 2 पॉइंट स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं, प्राउस्ट। जी। मुख्य परिभाषा है किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यहाँ 2 बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। पहला है पानी का। हाँ, उदाहरण 1 वाटर, जल H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1.8 होता है। उदाहरण 9 ग्राम जल इक्वल्स टू 1 ग्राम H प्लस 8 GO। इसका मतलब है कि आप पानी कहीं से भी लें, नदी से, समुद्र से या लैब में बनाएं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजन हमेशा 1 और 8 के अनुपात में ही रहेगा। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण है अमोनिया का। उदाहरण 2 अमोनिया, अमोनिया NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात सदैव 14.3 होता है। तो यही बात अमोनिया और हर दूसरे यौगिक पर लागू होती है। अनुपात हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 6, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, महत्वपूर्ण बिंदु, एग्जाम की पॉइंट्स। यहाँ 6 बिंदु हैं। डाल्टन ने पिछले दोनों नियमों को आधार बनाकर एक पूरा सिद्धांत दिया। पहला बिंदु, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, बेसिक बात। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, न सृजन न विनाश। और यहीं से द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या हो जाती है। अगर परमाणु नष्ट ही नहीं हो सकते तो द्रव्यमान कैसे कम होगा? सही। तीसरा बिंदु, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। मतलब सोने के सारे परमाणु एक जैसे होंगे। चौथा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यानी सोने का परमाणु चांदी के परमाणु से अलग होगा, सीधी सी बात है। पांचवा, परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। और ये स्थिर अनुपात के नियम को समझाता है, जैसे H2O या NH3। और छठा,
यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। बिल्कुल। तो डाल्टन ने मतलब सभी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ दिया। बिल्कुल। अगली स्लाइड 7 पूछती है परमाणु कितना बड़ा होता है, साइज ऑफ एन एटम। अच्छा सवाल है। यहाँ लिखा है परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर एनएम में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। 10 की घात -9 मीटर मतलब बहुत ही छोटा। चित्र में एक जूम स्केल दिखाया गया है। सेब 10 की घात -1 मीटर से रेत का कण 10 की घात -4 मीटर, फिर जल का अणु 10 की घात -9 मीटर और अंत में हाइड्रोजन परमाणु 10 की घात -10 मीटर। ये चित्र हमें परमाणु के आकार का अंदाजा देता है। ये इतना छोटा है कि हम उसकी कल्पना भी मुश्किल से कर सकते हैं। 1 मीटर के 1 अरब टुकड़े। हाँ, अगर 1 मीटर के 1 अरब टुकड़े करें तो एक टुकड़ा 1 नैनोमीटर होगा। जल का अणु लगभग उतना ही बड़ा है और हाइड्रोजन का परमाणु उससे भी 10 गुना छोटा। कल्पना करना भी मुश्किल है। सच में। ठीक है, अब स्लाइड 8, तत्वों के प्रतीक, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ 2 तरह के प्रतीक हैं। एक तो प्राचीन प्रतीक डाल्टन, जिसमें हाइड्रोजन के लिए एक बिंदु वाला गोला है और कॉपर के लिए C लिखा हुआ गोला है। ये तरीका बहुत मुश्किल था। पहले डाल्टन जैसे वैज्ञानिक चित्रों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं था। फिर है आधुनिक प्रतीक IUPAC। नियम है पहला अक्षर बड़ा, दूसरा छोटा। जी, और ये बहुत जरूरी नियम है। उदाहरण में एल्यूमिनियम के लिए AL को सही और AL को गलत दिखाया गया है। हाँ, और कोबाल्ट के लिए CO सही है, पर CO गलत है क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। बिल्कुल। इस नियम से तत्वों और यौगिकों में कोई भ्रम नहीं होता। नीचे कुछ लैटिन नाम भी दिए हैं। सोडियम Na नेट्रियम से, पोटेशियम K कैलियम से और आयरन Fe फेरम से। हाँ, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं, जैसे सोडियम के लिए Na और आयरन के लिए Fe। ये एक परंपरा है। ठीक है, अब स्लाइड 9 पर आते हैं। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। यहाँ लिखा है परमाणु द्रव्यमान इकाई U बराबर कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 112वां भाग। परमाणु इतने हल्के होते हैं कि उनका असली वजन ग्राम में मापना मुश्किल है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक तुलनात्मक पैमाना बनाया। यहाँ एक तरबूज का बड़ा अच्छा चित्र है जिसके 12 टुकड़े किए गए हैं। एक टुकड़े को 112वां भाग या एक इकाई के रूप में दिखाया गया है। हाँ। लिखा है जैसे तरबूज के 12 टुकड़े करके एक टुकड़े को मानक माना गया, वैसे ही C12 के 112 भाग से सभी परमाणुओं की तुलना की जाती है। बिल्कुल। उन्होंने कार्बन 12 परमाणु को मानक मान लिया, उसके वजन के 12 हिस्से किए और एक हिस्से को 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई या 1U कह दिया। अब बाकी सभी तत्वों को इसी इकाई से तौलते हैं। समझ गया, ये एक रिलेटिव स्केल है। एकदम सही। आगे स्लाइड 10, अणु क्या है, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। परिभाषा है 2 या अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंध से जुड़ा हो और स्वतंत्र रह सके। जब 2 या ज्यादा परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो वे अणु बनाते हैं। नीचे परमाणुकता की टेबल दी गई है। परमाणुकता का मतलब है कि एक अणु में कितने परमाणु हैं। जैसे एक परमाणुक मोनो एटॉमिक, आर्गन Ar, हीलियम He। हाँ, हीलियम जैसी गैसों का अणु एक ही परमाणु से बनता है। द्विपरमाणुक डायटॉमिक, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2। सही है, ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु होते हैं। फिर है चतुर्परमाणुक टेट्रा एटॉमिक फॉस्फोरस P4 और बहुपरमाणुक पॉलीएटॉमिक सल्फर S8। हाँ, फॉस्फोरस में 4 और सल्फर के एक अणु में तो 8 परमाणु होते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आयन। स्लाइड 11, आयन्स, आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल्स। जी। यहाँ 2 प्रकार दिखाए गए हैं, धनायन कैटियन प्लस और ऋणायन एनियन माइनस। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है या पा लेता है तो वो चार्ज हो जाता है और उसे आयन कहते हैं। धनायन का उदाहरण है सोडियम आयन Na+ और ऋणायन का है क्लोराइड आयन Cl-। इलेक्ट्रॉन खोने पर पॉजिटिव चार्ज आता है जिसे धनायन कहते हैं, जैसे Na+, NaCl। नीचे चित्र में यही दिखाया गया है कि Na+ और Cl- मिलकर NaCl बनाते हैं। जी। स्लाइड 12 बहुत महत्वपूर्ण लग रही है। महत्वपूर्ण आयन और उनकी संयोजकता, टेबल 3.6। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए इसे याद रखें। हाँ, ये टेबल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। संयोजकता किसी तत्व की दूसरे तत्वों से जुड़ने की क्षमता होती है। इसमें 3 कॉलम है। संयोजकता 1 में सोडियम Na+, पोटेशियम K+, क्लोराइड Cl- जैसे आयन हैं। संयोजकता 2 में मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, ऑक्साइड O2-, सल्फेट SO4 2- हैं। ठीक है। और संयोजकता 3 में एल्यूमिनियम Al3+ और फॉस्फेट PO4 3- हैं। सूत्र लिखने के लिए हमें तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजकता ये दोनों पता होने चाहिए। इसी को समझाने के लिए स्लाइड 13 है, रासायनिक सूत्र लिखना, भाग 1, संयोजकता। अच्छा। लिखा है संयोजकता वैलेंसी, तत्वों के जुड़ने की क्षमता। और यहाँ एक ऑक्टोपस का मजेदार चित्र है। हाँ, जिसकी 8 भुजाएं हैं। वह 4 मनुष्यों को पकड़ सकता है, जिनमें से हर एक की 2 भुजाएं हैं। इसे समझाया गया है, एक ऑक्टोपस 4 मनुष्यों को पकड़ सकता है। फॉर्मूला OH4। यहाँ ऑक्टोपस को O और मनुष्य को H माना गया है। यह ऑक्टोपस का उदाहरण संयोजकता को बहुत अच्छे से समझाता है। सूत्र लिखने का यह एक मजेदार तरीका है। नीचे एक नियम भी है,
सूत्र लिखते समय धनायन मेटल बाएं तरफ और ऋणायन नॉन मेटल दाएं तरफ। बहुत महत्वपूर्ण नियम है ये। हमेशा पॉजिटिव आयन यानी धातु को पहले और नेगेटिव आयन को बाद में लिखते हैं। चलिए अब असली विधि पर आते हैं। स्लाइड 14 और 15 रासायनिक सूत्र लिखना, भाग 2 सरल यौगिक और भाग 3 आयमिक यौगिक। दोनों में क्रिस क्रॉस विधि दिखाई गई है। सरल यौगिकों के उदाहरण हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। क्रिस क्रॉस विधि सूत्र लिखने का सबसे आसान तरीका है। हम तत्वों के प्रतीक लिखते हैं, उनके नीचे उनकी संयोजकता, और फिर संयोजकता को क्रॉस करके यानी एक दूसरे से बदलकर नीचे लिख देते हैं। बिल्कुल जैसे H की संयोजकता 1 और S के 2 है, क्रॉस करने पर H के पास 2 आ गया और S के पास 1, तो सूत्र बना H2S। आयोनिक यौगिकों के उदाहरण हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। भाग 3 में एक नियम है, यदि बहुपरमाणुओं का आयन की संख्या 1 से अधिक है तो कोष्ठक ब्रैकेट का प्रयोग करें। हाँ, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 में यहाँ OH एक समूह है और हमें ऐसे 2 समूह चाहिए, इसलिए हमने OH को ब्रैकेट में रखकर बाहर 2 लिखा है। अच्छा, ताकि ये पता चले कि O और H दोनों ही 2 हैं। एकदम सही। ठीक है, अब हम लगभग अंत में पहुंच गए। स्लाइड 16 आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास जी। परिभाषा है एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग। आणविक द्रव्यमान निकालना बहुत सरल है, हमें बस अणु में मौजूद हर परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ना होता है। यहाँ 2 समस्याएं हल की गई हैं। प्रॉब्लम 1, जल H2O का द्रव्यमान 18U है। हाँ, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है 2x1U और 1 ऑक्सीजन 1x16U, तो कुल हुआ 2 + 16 = 18U। और प्रॉब्लम 2, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का द्रव्यमान 63U है। वो भी वैसे ही निकलेगा, 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन के द्रव्यमान को जोड़कर। स्लाइड 17 पर है सूत्र इकाई द्रव्यमान फॉर्मूला यूनिट मास लिखा है। यह आयनिक पदार्थों जैसे NaCl के लिए उपयोग होता है। गणना विधि समान है। यह आयनिक द्रव्यमान जैसा ही है, बस इसका नाम अलग है क्योंकि इसका इस्तेमाल आयनों से बने यौगिकों के लिए किया जाता है। यहाँ कैल्शियम क्लोराइड का द्रव्यमान निकाला गया है जो 111U आता है। हाँ, गणना का तरीका बिल्कुल वही है, सभी आयनों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ना है। और इन सब गणनाओं के लिए स्लाइड 18 बहुत काम की है। याद रखने योग्य परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मासेस। सवालों को हल करने के लिए इस टेबल में दिए गए मानों को याद रखना बहुत जरूरी है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तत्व हैं। बिल्कुल। अब स्लाइड 19 पर पूरे अध्याय का सारांश है। 6 पॉइंट हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। 1, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान न बनता है न नष्ट होता है। 2, स्थिर अनुपात, यौगिक में तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है, ये दोनों नियम हो गए। 3, परमाणु 10⁻⁹ m नैनोमीटर का आकार। 4, C12 परमाणु द्रव्यमान का मानक। 5, संयोजकता, यौगिक बनाने की क्षमता। 6, आयन आवेशित कण प्लस या माइनस। यह पूरे अध्याय का निचोड़ है। यदि कोई इन 6 बिंदुओं को समझ ले तो उसने अध्याय के मुख्य विचारों को समझ लिया है। और आखिरी स्लाइड 20 पर कुछ अभ्यास प्रश्न है। बहुत अच्छे प्रश्न है ये अभ्यास के लिए। पहला है निम्न के सूत्र लिखिए। I सोडियम ऑक्साइड, I एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके लिए क्रिस क्रॉस विधि का उपयोग करना होगा। दूसरा, निम्न का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। I C2H2, I CH3OH। इसमें टेबल से परमाणु द्रव्यमान लेकर बस जोड़ना है। तीसरा, बहु परमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। ये परिभाषा से जुड़ा है, जैसे सल्फेट SO4 द्वारायन आयन। और चौथा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। इसका उत्तर डाल्टन के सिद्धांतों में से ही एक है, जिसमें कहा गया है कि परमाणु न तो बनाए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। तो ये था अध्याय 3 परमाणु एवं अणु का विस्तृत विश्लेषण। हमने हर एक स्लाइड को क्रम से पढ़ा और समझा। उम्मीद है कि इससे रिवीजन में मदद मिलेगी। बिल्कुल। और अंत में विचार करने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। डाल्टन के सिद्धांत में कहा गया था कि परमाणु अविभाज्य है। हाँ, कि उसे और तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आज हम जानते हैं कि परमाणु को भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे और भी छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है। सही बात है। और ये हमें सिखाता है कि विज्ञान में ज्ञान हमेशा स्थिर नहीं रहता, ये नई खोजों के साथ लगातार विकसित होता रहता है। डाल्टन की वो गलती भी विज्ञान की तरक्की का एक बहुत जरूरी